इस वीडियो में हम लोग एक प्रैक्टिस पेपर केमिस्ट्री का है, इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इस पेपर में कौन कौन से प्रॉब्लम आए हुए हैं और उसका सोल्यूशन क्या होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम है, कैन ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट फॉर सेल रिएक्शन ईवर बी जीरो। अगर ऐसा है तो क्यों है। तो आप लोग जानते हैं रिलेशन यहाँ पे होता है ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग के सी हम लिख सकते हैं, या फिर लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। अब यहाँ पे ई सेल की वैल्यू 0 होती है जब रिएक्शन होता है इक्विलिब्रियम में। यहाँ पे ई सेल की बात हो नहीं रही है, ई नॉट सेल की बात ये कर रहे हैं। और ई नॉट सेल यहाँ पे होता है हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब दोनों वैल्यू अगर सेम रहे तो उस कंडीशन में ये 0 हो सकता है। और ये दोनों वैल्यू सेम कब रहेगी, जब दोनों मेटल हम सेम यूज कर लेंगे। मीन्स एनोड एंड कैथोड बोथ आर मेड बाय द सेम मेटल। और ऐसा कहाँ होता है, जब हम यूज करते हैं एक सेल जिसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सेल। तो कंसंट्रेटेड सेल में क्या होता है, हम दो कंटेनर यूज करते हैं, दोनों में मेटल यूज करेंगे सेम, बस यहाँ पे इनका कंसंट्रेशन अलग अलग यूज कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में ई नॉट सेल 0 हो सकता है। अब डेल्टा जी का रिलेशन है डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो जब ई नॉट सेल 0 होगा तो उस कंडीशन में डेल्टा जी भी 0 हो जाएगा। वैसे आप जानते हो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इक्विलिब्रियम में 0 होती है। तो दोनों 0 हो सकते हैं, उनकी कंडीशन ये होगी। सेकेंड, a reaction is of second order with respect to a reactant. How is the rate of the reaction affected if the concentration of the reactant is reduced to half? What is the unit of rate constant for such reaction? अब रेट इक्वल टू हम लिखेंगे सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो हो जाएगा इक्वल टू के कंसंट्रेशन के पावर 2। अगर इसको रेट फर्स्ट लिख दें तो जो रेट सेकेंड हम लिखेंगे उसको आपको a/2 करना पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन को हाफ किया गया है। अब यहाँ से रेट 1 बाई रेट 2 अगर हम रेशियो निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा R1/R2 इक्वल टू 4/1। मीन्स यहाँ पे जो R2 होगा वो R1 का 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेट 1/4 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे पूछा हुआ है इसका यूनिट। तो आप यूनिट जानते हैं, के की यूनिट हम लोग लिखते हैं मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स, जहाँ पे एन हमको ऑर्डर यूज करना है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 2 मीन्स -1, इसलिए इसकी यूनिट आ जाएगी लीटर मोल इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स। थर्ड प्रॉब्लम है, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस एंड गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम लोग क्या करते हैं, प्राइमरी अमाइन बनाते हैं बाय यूजिंग द थैलिक एसिड। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में थैलीमाइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा कंपाउंड थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पे NH आता है। इसका रिएक्शन सबसे पहले हम लोग करा देते हैं KOH के साथ, जहाँ पे ये H रिप्लेस हो जाएगा K से, यानी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ आपको थैलीमाइड मिल जाएगा NK। अब इसके बाद इसका रिएक्शन करा देते हैं RH के साथ। तो यहाँ पे K रिप्लेस हो जाएगा R से, यानी कि नाइट्रोजन में एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड आपको थैलीमाइड मिल जाएगा CON एंड R। इसको एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड थैलीमाइड हम लोग बोलते हैं। अब इसी रिएक्शन को हम दो तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं। इसका रिएक्शन या तो आप एसिड से करा दो या फिर किसी बेस से करा दो, दोनों कंडीशन में आपको प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। जब हम एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो इसका थैलिक एसिड अलग कर देंगे COORNH2, यानी प्राइमरी अमाइन। इसमें करेंगे तो आपको एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाना होता है, तो ये बाई प्रोडक्ट होगा COONA
और साथ में बन जाएगा प्राइमरी अमाइन मीन्स RNH2। इस रिएक्शन को यूज करके हमेशा प्राइमरी अमाइन बनाया जाता है, वो भी एलिफेटिक। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन यहाँ से हम नहीं बना पाते। अब से प्रॉब्लम पूछा था कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, तो उसका रीज़न ये होगा कि यहाँ पे हम RX जो यूज करते हैं, अगर आप बेंजीन के साथ यूज करोगे हैलोजन, तो आपने पढ़ा होगा कि इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है जो इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देता, इसलिए रिएक्शन आगे प्रोसीड होता नहीं है। इसलिए आपको यहाँ से कभी भी एरोमेटिक अमाइन नहीं मिलेगा। दूसरा है गैटरमैन कोच रिएक्शन। तो गैटरमैन कोच रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन को कन्वर्ट कर देते हैं एल्डिहाइड में, यानी बेंजेल्डिहाइड में। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूज करेंगे बेंजीन और इसका रिएक्शन कराते हैं CO एलॉन्ग विथ HCl, और रिएक्टिंग मिक्सचर हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो वहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3 एलॉन्ग विथ CuCl यूज कर लेते हैं एज अ सॉल्वेंट, और इसी में जब रिएक्शन कराते हैं तो ये बेंजेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को गैटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन दिया गया है, मैक्सिमम वर्क का मतलब हो गया डेल्टा G की वैल्यू, क्योंकि G आपका गिब्स फ्री एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क डन होता है। तो यहाँ पे डेल्टा G निकालेंगे तो वर्क डन इक्वल टू लिखेंगे -NF E0 सेल। तो सबसे पहले यहाँ से हम E0 निकाल लेते हैं। E0 सेल इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड ज़्यादा पॉजिटिव वाला होता है, मतलब कि कम नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव वाला एनोड होगा, ये होगा कैथोड। तो 0.8 माइनस 0.25 लिखेंगे, इसलिए प्लस हो जाएगा 0.25। सॉल्व करने पे आएगा 1.05। ये वैल्यू यहाँ पे यूज कर लेंगे। n यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कैंसिल होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैंसिल होंगे कुल 2, इसलिए -2 इंटू 96500 F की वैल्यू एंड दिस वन 1.05। एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस वन you get the answer as 202650 जूल। किलो जूल में लिखना है तो आप लिख सकते हो 202.65 किलो जूल। तो ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकंड, इसी में कह रहा है कि आप कैलकुलेट करो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का E0 सेल के साथ रिलेशन है। E0 सेल इक्वल टू होता है 0.0591/n और log Kc। ये Kc हमको निकालना है। E0 सेल की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे log Kc इक्वल टू लिखेंगे। तो E0 यानी कि 1.05 इंटू n की वैल्यू 2 है, नीचे आएगा 0.0591। तो इसको सॉल्व करने पे आता है आपको 35.53। 35.53 का एंटी लॉग हम लोग लेंगे, तो इसका वैल्यू यहाँ पे मेंशन है। तो ये आंसर आ जाएगा 3.38 इंटू 10⁻35। डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी सोल्यूशन, ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज द कंडक्टिविटी व्हेन सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। डिस्कस द वेरिएशन विथ कंसंट्रेशन ऑफ द वीक इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता है, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन को आप कम करोगे, मतलब डाइल्यूशन को बढ़ाओगे, वैसे वैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ खींचें तो ग्राफ इस तरीके से आता है। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आता है। तो ये हो गया इसका रिलेशन। आगे कह रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ KCl इफ द कंडक्टिविटी एट 298 केल्विन इज दिस। तो मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं किसी कंसंट्रेशन C पे, तो आपको लिखना पड़ता है कप्पा इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन C, जहाँ पे कप्पा कंडक्टिविटी है। तो ये दिया हुआ है 0.025 इंटू 1000 बाई कंसंट्रेशन है 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाता है 125। अब याद रखिए जो कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी यूनिट होती है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
तो इसी से आपको पता चल जाता है कहाँ पे आपको कंडक्टिविटी दी गई है, कहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर लेते हो। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट्स हाफ लाइफ पीरियड। यहाँ पे इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहले तो आप 30% डीकम्पोजिशन से आप के की वैल्यू निकाल लोगे, फिर उस के को रिलेट कर दोगे टी हाफ वाले रिलेशन से। हम लोग यहाँ पे पैरेलल सॉल्व करते हैं, दोनों कंडीशन का जो के होता है उसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 40 मिनट 30% डीकम्पोजिशन के लिए होगा। तो अगर कोई भी रिएक्शन होगा जिसमें 30% कोई भी रिएक्टेंट डीकम्पोज हो जाए तो 70% वो बचेगा, और हम लोग जो कंसंट्रेशन बचता है उसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.303 टाइम 40 हो गया, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन हम 100 ले लेते हैं और बचा हुआ कंसंट्रेशन 70 इक्वल टू 2.303। अब ये हाफ लाइफ में हम लिख रहे हैं इसलिए टाइम टी हाफ, और यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और टी हाफ आपको पता है जब हाफ ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका होता है, इसलिए यहाँ पे जो बचा होगा वो 50% होगा, यानी 50। इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1/40 लॉग हो जाएगा 10 माइनस लॉग 7, और इधर हो जाएगा 1/t हाफ इंटू लॉग 2। लॉग 10 और लॉग 7 की वैल्यू पुट कर देंगे। लॉग 10 की वैल्यू 1 और लॉग 7 की वैल्यू होती है 0.8451 इक्वल टू 1/t हाफ इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो टी हाफ की वैल्यू आपको मिल जाएगा 77.72 मिनट। नेक्स्ट, फॉर द रिएक्शन दिस द रेट इक्वल टू दिस विथ के इक्वल टू वैल्यू दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि जब इनिशियल रेट आप बता दीजिए जब ए का कंसंट्रेशन 0.1 है और बी का कंसंट्रेशन 0.2 है। इनिशियल कंसंट्रेशन इनका दिया हुआ है तो हम रेट लिखेंगे रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर 2। तो के की वैल्यू है 2 इंटू 10 की पावर -6। ए का कंसंट्रेशन है 0.1, बी का कंसंट्रेशन है 0.2, इसका स्क्वायर कर देंगे और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 8 इंटू 10 की पावर -9। अब ये रेट है इसलिए आप लिख सकते हो इसका यूनिट मोलरिटी पर सेकेंड, मतलब कितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है पर सेकेंड। अब इसी में सेकेंड कह रहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूसेस टू 0.06, यानी रिड्यूस होके ए इतना हो जाता है। अब इसको थोड़ा समझिए, यहाँ रिएक्शन लिखा हुआ है 2a प्लस बी चेंज इनटू a टू बी। अब इनिशियल कंसंट्रेशन इसका 0.1 है और इसका 0.2 है। अब इसका जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है वो बोल रहा है 0.06। अब समझिए यहाँ पे अगर मान लो ये B डिकम्पोज हो रहा है X, तो ये डिकम्पोज होगा 2x, क्योंकि इसका 2 मोल यूज हो रहा है जितने टाइम में, उतने टाइम में इसका 1 मोल यूज हो रहा है। तो इसका जो बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा वो हम लिखेंगे 0.1 माइनस 2x। तो यही जो कंसंट्रेशन इसका रिड्यूस होके बचा हुआ है वो लिखा हुआ है इसने 0.06, यानी इस वैल्यू को हम 0.06 लिख सकते हैं। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 0.1 माइनस 0.06 मीन्स 0.04। x की वैल्यू आ जाएगी 0.02। इसी को अब जब यहाँ से माइनस करते हैं तो हमको 0.06 मिलता है। तो अब इसका भी कंसंट्रेशन आपको 0.2 यूज नहीं करना है, जिसका बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा वो यूज करोगे उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो इसका जो बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा वो क्या आएगा, 0.2 स्टार्टिंग में था, इतना डिकम्पोज हो चुका है तो बचा हुआ होगा 0.2 माइनस एक्स, और इसमें से जब हम 0.02 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.18। हमको ये यूज करना होगा कंसंट्रेशन बी का। अब नया वाला रेट निकाल दीजिए। रेट इक्वल टू हो जाएगा के मीन्स 2 इंटू 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.06, कंसंट्रेशन ऑफ बी
0.18 और b का ऑर्डर 2 है, इसलिए इसको स्क्वायर करेंगे और इसको जब हम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा रेट आ जाता है 1.296 इंटू 10 की पावर -9 मोलरिटी पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा रेट सेकेंड कंडीशन में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, गिव रीजन फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उसके अंदर जनरली क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ट्रांजिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल दो पार्ट में ब्रेक होता है, आपको पता है T2G और EG। इसी के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं DD ट्रांजिशन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के DD ट्रांजिशन की वजह से जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं हमेशा वो कलर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सेकेंड, ट्रांजिशन मेटल आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ट्रांजिशन मेटल कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं, उसके पीछे दो रीज़न। पहला रीज़न तो ये है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं जिसकी वजह से वो रिएक्टेंट के साथ आसानी से बाइंड हो जाएंगे और कैटलिस्ट तरह बिहेव करेंगे। दूसरा, इनके पास होता है एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इसलिए ये रिएक्टेंट के इलेक्ट्रॉन को आसानी से यूज कर लेते हैं, मीन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस वजह से वो आसानी से कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, मतलब बिहेव एज अ इंटरमीडिएट एंड कैटलाइज द रिएक्शन। थर्ड है, ट्रांजिशन मेटल एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्साइड देन इन फ्लोराइड, दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। आपने जनरल सा प्रॉब्लम एक पढ़ा हुआ है कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अपने ऑक्साइड और फ्लोराइड की कंडीशन में ही शो करता है। और ऐसा क्यों करता है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो साइज है वो सबसे छोटा होता है एंड बोथ आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ईजिली एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आसानी से वो ले लेंगे, तो ये आपका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है कि ऑक्साइड ज़्यादा क्यों शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोराइड के कंपेयर में। तो अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन को कंपेयर करेंगे तो ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, यानी किसी मेटल के साथ बाइंड होके वो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा तो और ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। फ्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड कभी नहीं बनाता, इसलिए ऑक्सीजन थोड़ा सा सुपीरियर हो जाता है फ्लोरीन के कंपेयर में ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की कंडीशन के लिए। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज एन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, डिस्क्राइब फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, राइट डाउन इट्स ड्रॉबैक। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है फ्रेंडलीज का, कि जब हम एडजॉर्प्शन को रिलेट करते हैं प्रेशर के साथ, तो जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे एडजॉर्प्शन बढ़ता है। इसके लिए इन्होंने दो ग्राफ खींचा था, जिसमें एक में हम प्रेशर को रिलेट करते हैं x/m के साथ, और जैसे जैसे यहाँ पे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, इसलिए एडजॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन अपनी इसकी एक लिमिट होती है, यानी एक स्पेसिफिक प्रेशर के बाद ये स्पेसिफिक हो जाता है, मीन्स कांस्टेंट हो जाता है। अगर हम यहाँ पे लॉग का रिलेशन यूज करते हैं तो x/m इक्वल टू k p⁻1/n होता है, इसका लॉग लिखेंगे तो log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p होता है। तो अगर हम log p और log x/m के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो उस कंडीशन में आपको इस तरीके से एक लाइन मिलेगा जिसका जो इंटरसेप्ट होता है वो log k को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो स्लोप होता है वो 1/n को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा फ्रेंडलीज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। यहाँ पे पूछा हुआ है इसका ड्रॉबैक क्या है, तो यहाँ पे दो ड्रॉबैक हैं। पहला, ये जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हाई प्रेशर पे अप्लीकेबल नहीं है, केवल लो प्रेशर पे अप्लीकेबल है, क्योंकि हाई प्रेशर पे जो एडजॉर्प्शन है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। और दूसरा, एडजॉर्प्शन हम लोगों ने पढ़ा है कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, और एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा हम बढ़ाते हैं एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होता है। लेकिन जब एडजॉर्प्शन आइसोथर्म फ्रेंडलीज ने दिया था तो वहाँ पे सरफेस एरिया को कंसीडर नहीं किया था, इसलिए सरफेस एरिया को जब भी हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा,
अगर इसको वेरी कराएंगे तो ये पूरी जो भी इंफॉर्मेशन है वो चेंज होंगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट विल हैपन व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज सेकन विद द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ FeCl3। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को FeCl3 के साथ हम लोग शेक करते हैं, FeOH के साथ Fe3+ का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट मिल जाता है, मीन्स पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट मिल जाएगा। सेकेंड, करंट इज पास टू द कोलाइडल सोल्यूशन। जब कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर हम करंट पास करते हैं तो आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर स्पेसिफिक चार्ज होता है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो इसके जो सॉल्वेंट होंगे, तो इसके जो सॉल्यूट होंगे मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स, वो किसी स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाएंगे, इसलिए सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों सेपरेट हो जाते हैं, मतलब इसका हो जाएगा कोएगुलेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। रिवर वाटर मीट विथ सी वाटर, जहाँ पे सी वाटर के साथ रिवर वाटर मिलता है वहाँ पे क्या होगा, जो सी वाटर के अंदर सॉल्ट होगा वो इस मडी वाटर जो कि कोलाइडल सोल्यूशन के फॉर्म में होता है उसका कोएगुलेशन स्टार्ट कर देता है, इसलिए जो मड होता है वो सेटल डाउन होने लगता है और इसी जंक्शन के ऊपर ये सेटल होके एक डेल्टा फॉर्म करता है, इसलिए जहाँ पे दोनों मिलेंगे वहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसका IUPAC नेम लिखना है, तो यहाँ पे ये अमाइन, ये एक्वा क्लोराइडो, तो अमाइन पहले आ रहा है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए हम लोग लिखेंगे अमाइन, फिर एक्वा, फिर डाई क्लोराइडो, और ये हो गया प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट इनका 0 0, ये -2 यानी कि +2 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, ये ब्लू कलर क्यों शो करता है और कॉपर सल्फेट कलरलेस क्यों होता है, तो इसके केस में क्या होता है, वाटर एक्ट एज अ लिगेंड, और जब वाटर लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है कॉपर को, और यहाँ पे कॉपर के अंदर क्या होता है, ये डी ट्रांजिशन स्टार्ट कर देता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे उनका डी ट्रांजिशन हमेशा लिगेंड के अप्रोच की वजह से होता है, इसलिए डी ट्रांजिशन होगा और ये कलर शो करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर कोई भी लिगेंड होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे डी ट्रांजिशन शो नहीं होगा, इसलिए कलरलेस रहता है। वाई D1 कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन इन फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज। अब D1 कॉन्फ़िगरेशन से अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर दें तो ये D0 हो जाता है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो करने लगता है, इसलिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए हमेशा D1 क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके और ये कन्वर्ट हो जाता है D0 में। इसका एक रीज़न और भी आप लिख सकते हो कि जो छोटी साइज वाले होते हैं उनका लैटिस इंथैल्पी बहुत हाई होता है, इसलिए इस एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज हो जाता है और वो D0 कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। नेक्स्ट, वाई इज NiCl4 पैरामैग्नेटिक है और ये वाला डायमैग्नेटिक है। अब निकल 28 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 3D8 and 4s2। निकल यहाँ पे +2 स्टेट में है, इसलिए निकल +2 का लिखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन S से बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा 3D8। 3D8 के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 and 8, and the ligand which are approaching towards the nickel is chlorine, which is a weak field ligand, that's why it is unable to pair up the electron, that's why this complex contain 2 unpaired electron, and due to presence of 2 unpaired electron it behave as a paramagnetic material. But in case of this complex, the ligand which is approaching towards the nickel is cyanide, which act as a strong field ligand, that's why it is able to pair up the electron.
इसलिए कॉन्फ़िगरेशन तो सेम यही रहेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम इसमें भी है। ये इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देता है, इसलिए इसके पास फिर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है, इसलिए इसका बिहेवियर हो जाता है डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट, नेम एन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट विच शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की बात हो रही है। तो एक्टिनाइड तो अभी आपके कोर्स में पढ़ना नहीं है, आपको लेंथेनाइड पढ़ना है। तो लेंथेनाइड का ऐसा कोई भी एलिमेंट जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसका एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो लेंथेनाइड है वो होता है सीरियम, क्योंकि सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन करोगे +4 स्टेट में तो ये 4F0 आता है, इसलिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट सीरियम शो करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थियरी, write down electronic configuration of D4 ion if delta not greater than pairing energy। जब पेयरिंग एनर्जी कम रहती है या फिर डेल्टा नॉट बड़ा रहता है तो T2G और EG के बीच में गैप बहुत ज़्यादा रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके T2G से EG में जा नहीं सकता, इसलिए स्टार्टिंग के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में ही फिल किए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, सारा T2G में जाएगा, इसलिए कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G4 एंड EG0। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द मॉलिकुलर फार्मूला दिस फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव्स, रिड्यूस टॉलेंट रिएजेंट एंड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव 1,2-बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है, अगर कोई कंपाउंड हमारा इस तरीके से एक ऑक्सीजन का है, तो एक ऑक्सीजन का आपको पता है कि ये एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, या फिर एल्कोहल हो सकता है, या फिर ईथर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे पहला दिया हुआ है कि 2,4-DNP के साथ वो रिएक्शन शो करता है। अब 2,4-DNP के साथ रिएक्शन करने वाला या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, मीन्स ये दोनों नहीं होंगे। उसके बाद कह रहा है कि ये टॉलेंट रीजन को रिड्यूस करता है, और टॉलेंट रीजन को रिड्यूस करने वाला एल्डिहाइड होता है, इसलिए केवल एल्डिहाइड ये हो सकता है, कीटोन नहीं हो सकता। उसके बाद कह रहा है अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। अगर ये कैनिजारो रिएक्शन को शो करेगा तो सिंपल सी बात है, इसके पास एल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, मीन्स एल्डिहाइड हैविंग नो एल्फा हाइड्रोजन। उसके बाद कह रहे हैं ऑन विग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है कि इसमें बेंजीन के 2 एडजेसेंट कार्बन पे COOH ग्रुप आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक तो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। अब वो क्या होगा उसी को आपको चेक कर लेना है। तो हमने बेंजीन बना दिया, उसके ऊपर एक हमने CHO लगा दिया। अभी इस फार्मूले को थोड़ा सा चेक करें तो कार्बन कुल 9 यहाँ पे है, अभी यहाँ पे कार्बन हमारा कुल 7 हुआ है, यानी कि 2 कार्बन और चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम C2H5 लिख दें तो हाइड्रोजन टोटल हो गया यहाँ पे 4 और 6 10, ये 10 दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो कंपाउंड होगा ये वाला होगा। अब इसी कंपाउंड का रिएक्शन ये सारा आपको लिखना है। तो पहला रिएक्शन इसका 2,4-DNP के साथ कराना है। 2,4-DNP मतलब 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, यहाँ पे 4 पे और 2 पे नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं और बनाते हैं इसको फिनाइल हाइड्रोजीन, मतलब NH2। तो आप किसी भी अमोनिया के डेरिवेटिव से रिएक्शन कराते हो तो कोई भी कार्बन कंपाउंड का O और ये H2 वाटर के फॉर्म में बाहर जाता है, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा ये C2H5 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ये N हो जाएगा, उसके साथ वाला सारा प्रोडक्ट ऐसे ही आपका रहेगा। तो बेंजीन, यहाँ पे NO2 ग्रुप और यहाँ पे NO2 ग्रुप, ये पहला रिएक्शन हो गया। सेकेंड वाले में इसका रिएक्शन कराना है टॉलेंट रिएजेंट के साथ। टॉलेंट रिएजेंट में हम लोग यूज करते हैं सिल्वर प्लस, तो कोई भी एल्डिहाइड होगा टॉलेंट रिएजेंट के साथ यूज होता है तो कन्वर्ट हो जाता है ये एसिड में, इसलिए यहाँ पे COOH हो जाएगा और ये सिल्वर को रिलीज कर देता है।
तो यहाँ पे सिल्वर मिरर के फॉर्म में अपीयर होता है, इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अगले रिएक्शन में कह रहा है कि ये कैनिजारो रिएक्शन शो करता है। कैनिजारो रिएक्शन में आपको पता है कि कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा उसके दो मॉलिक्यूल को यूज कर लेते हैं हम लोग कंसनट्रेट KOH के साथ या फिर कंसनट्रेट NaOH के साथ। तो इसमें एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, तो ये एल्कोहल बन जाएगा CH2OH, और एक मॉलिक्यूल इसी के एसिड का सोडियम सॉल्ट बना लेता है, तो COO। पोटेशियम है तो पोटेशियम सॉल्ट बना दोगे, सोडियम होगा तो सोडियम सॉल्ट, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद है ऑक्सीडेशन के बाद वो देता है दो एसिडिक ग्रुप, तो यहाँ पे हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे इसका CHO C2H5, और ऑक्सीडेशन हम लोग करा देंगे KMnO4 के प्रेजेंस में। आप K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों जो ग्रुप होते हैं वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हो गया सारा रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आपको एक्सप्लेन करना है साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म साइनोहाइड्रिन इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन डज नॉट। तो वैसे 2,4,6 होना चाहिए था, कोई बात नहीं। साइक्लोहेक्सेनोन मतलब डबल बॉन्ड O इस तरीके से, और इसका मतलब हो गया यहाँ पे हमने, ये बेंजीन नहीं बनेगा, दूसरे पे ट्राईमिथाइल मीन CH3 लगा रखा है, चौथे पे CH3 और छठे पे CH3 इस तरीके से। तो साइनोहाइड्रिन फॉर्म करने का मतलब इन दोनों का रिएक्शन हम लोग कराते हैं HCN के साथ। तो इसमें जो साइनो ग्रुप होता है वो इस वाले कार्बन पे अटैच होता है और हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन पे, और बन जाता है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन कुछ इस तरीके का बन जाएगा, यहीं पे CN अटैच होगा और ये हो जाएगा OH। अब CN इस कार्बन पे अटैच करेगा, इसलिए इसके साथ कोई बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कुछ बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो क्रिएट करते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इस वजह से इसके रिएक्शन की रेट थोड़ी सी स्लो रहती है, ये फास्ट रिएक्शन को शो करता है, यानी यहाँ रीजन होगा स्टेरिक हिंड्रेंस। दूसरा है देयर आर 2 NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बाजाइड, however only one is involved in the formation of semi carbazone। सेमी कार्बाजाइड भी आपका अमोनिया का डेरिवेटिव है, और इसमें जो NH2 ग्रुप होते हैं वो दो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें से कह रहा है कि केवल एक रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, दूसरा इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसा क्यों हो रहा है? तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखें सेमी कार्बाजाइड का, तो ये होता है NH2 NHCONH2। तो ये वाला तो इन्वॉल्व हो जाएगा रिएक्शन में, ये वाला NH2 ग्रुप इन्वॉल्व नहीं होता। इसके पीछे रीज़न यही है कि इसके साथ जो अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को डीलोकलाइज करेगा, इसलिए इसका जो लोन पेयर होता है यहाँ पे आ जाता है कॉन्जुगेशन में, और डीलोकलाइज होने की वजह से ये इन्वॉल्व नहीं होगा रिएक्शन के अंदर। इसका लोन पेयर फ्री रहता है, इसलिए रिएक्शन में आसानी से इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए केवल एक NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होता है। अब इसका रिएक्शन किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड के साथ यूज कर लोगे तो इसका H2 और इसका O वाटर के फॉर्म में बाहर होगा, और ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू बाइंड हो जाएगा, इसलिए प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से आ जाता है। तो कोई भी आपको अमोनिया का डेरिवेटिव दिया जाए, उसका एक H2 आपको कार्बन के O के साथ वाटर के फॉर्म में बाहर करना होता है। दिस वन इज द सेमी कार्बाजोन। इसका थर्ड पार्ट है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द एल्कोहल। ये रिएक्शन आपने 10th में भी पढ़ा होगा। कोई भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं एल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मीन्स H2SO4, तो हमको ईस्टर मिलता है CH3COO C2H5 along with the water। तो कह रहा है जो रिएक्शन यहाँ पे होगा तो इनको रिमूव करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि रिएक्शन होता है रिवर्सिबल, दोनों डायरेक्शन में चलता है। तो अगर इसमें से किसी एक को रिमूव नहीं करेंगे तो ये दोनों आपस में फिर से कंबाइन होंगे, रिएक्शन बैक जाएगा, और जिससे इसको आपने बनाया था वो दोबारा बन जाएगा।
अकाउंट फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनिलीन अपॉन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर गिव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन के अंदर जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है इसका लोन पेयर डीलोकलाइज होता है बेंजीन रिंग के अंदर, इसलिए आर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है, मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल को फेवर करता है। और ये इतना फास्ट रिएक्शन शो करता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो पैरा सभी पोजीशन पे अटैच हो जाता है और आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि इसको हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पे रोक पाएँ, इसलिए हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलता है। मीन्स इसका रिएक्शन जब हम कराएंगे Br2 और वाटर के साथ तो आर्थो पैरा सभी पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से। तो अगर आप चाहते हो कि इस रिएक्शन को हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पे रोक दें तो आपको इस NH2 ग्रुप को डीएक्टिवेट करना होता है, इसलिए हम इसका एसिटाइलेशन पहले करा देते हैं, उसके बाद फिर रिएक्शन को कराएंगे। सेकेंड, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम लोग कराते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 and it is behave as a Lewis acid and aniline is a base, so this base react with acid and form a salt। और यहाँ पे जो salt फॉर्म होता है वो PPT के फॉर्म में होता है यानी प्रेसिपिटेट, जो रिएक्टिंग मिक्सचर के अंदर सेटल डाउन हो जाता है और फर्दर रिएक्शन शो नहीं करता, इसलिए एलिलीन कभी भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, फिनॉल में OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता है, इसलिए हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से रिलीज हो जाएगा H+ के फॉर्म में। यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन को रिलीज कराना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं। अगला केस स्टडी प्रॉब्लम है, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। एस्टिक एसिड, क्लोरो, ब्रोमो और नाइट्रो एस्टिक एसिड में जब आप क्लोरो ब्रोमो को लगाते हो तो ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप होते हैं जो एसिडिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन जो नाइट्रो ग्रुप हैं ये और ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप है क्लोरो ब्रोमो को कंपेयर में, इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक नाइट्रो एस्टिक एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस क्लोरीन से भी ज़्यादा होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड O और OH लगा हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड O ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन शो करता है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, यानी कि दो दो इंटरेक्शन यहाँ पे काम करते हैं दो मॉलिक्यूल के बीच में, इसलिए ज़्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा शो करता है। इसके बाद फिनॉल का नंबर आता है या फिर एल्कोहल का, जिसमें केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं होता। बोथ फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनॉल एंड एसिटिक एसिड। इसमें जब कहीं पे भी आपको एसिड मिल जाए जिसमें COOH ग्रुप इन्वॉल्व होगा, इसका रिएक्शन हम लोग कर देते हैं बाइकार्बोनेट से, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर लेंगे। तो बाइकार्बोनेट के साथ एसिड हमेशा ब्रिस्क इफरवेसेंस क्रिएट करता है ड्यू टू रिलीज ऑफ द CO2, इसलिए ब्रिस्क इफरवेसेंस क्रिएट करेगा, फिनॉल नहीं करेगा, इसलिए आइडेंटिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट, कन्वर्ट इथेनॉल इनटू मीथेनामाइन। इथेनॉल मतलब CH3CH2OH को कन्वर्ट करना है मिथेनामाइन मीन्स CH3NH2 में। यहाँ पे एक कार्बन आपको लग रहा है कम करना है, तो अमाइन वाले कंपाउंड में कार्बन कम करने का बड़ा आसान सा तरीका है, इसको अमाइड बना के सोडियम ब्रोमामाइड रिएक्शन हम लोग करा देते हैं। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं एसिड में, इसलिए करा देंगे ऑक्सीडेशन, तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3COOH में। अब इसको अमोनिया के साथ हम लोग ट्रीट कर देते हैं और उसकी करेंगे हीटिंग, तो ये अमाइड बनेगा CH3CONH2। अब CO ग्रुप को हटा देना है, इसलिए इसको ट्रीट कर देंगे Br2KOH के साथ, तो ये CO हट जाएगा और ये बन जाएगा।
नेम एनी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज्ड इन किचन। किचन में जनरली हम लोग यूज करते हैं विनेगर। विनेगर के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड, इसलिए इसका आंसर होगा एसिटिक एसिड। तो ये है पूरा पेपर। फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।